हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे थे थेवेनिन थ्योरम। ठीक है भाई, अब तो आपका एंड आ गया है ये ऑनलाइन क्लासेस का। मुझे भी खुशी है आप लोगों से मिलना होगा फेस टू फेस। ठीक है, पढ़ाना होगा, क्योंकि देखो ऑनलाइन क्लासेस जो होती हैं वो एक तरीके से खाना पूर्ति है। ये तो हमने कोरोना के टाइम में सिर्फ एक साइड कर निकाला है रास्ता, जिससे बच्चों को ज़्यादा नुकसान ना हो इसलिए। बाकी मज़ा तो देखो हमें भी फेस टू फेस क्लास में ही आता है ना। और आप लोगों को भी मुझे पता है फेस टू फेस क्लास में ही आता है। तो अब आप लोगों के इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो रही हैं और मंडे से ऑफलाइन क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो रही हैं, है ना। तो जैसे भी आपको कॉलेज वालों ने इंस्ट्रक्ट किया है आप वैसे वैसे आना, है ना। सेफ्टी रखना अपनी। ठीक है, तो अपनी एक लास्ट क्लास है, इसको भी अपन कर लेते हैं। थेवेनिन थ्योरम हम लोग कर रहे थे। थेवेनिन थ्योरम में मैंने स्टेटमेंट दे दिया था आप लोगों को। स्टेटमेंट जो है वो पूरा समझ लिया था हमने, है ना। स्टेटमेंट के बाद हम इसे प्रूव कर रहे थे, है ना। प्रूव भी हम लोगों ने लगभग कर ही लिया है, कुछ ज़्यादा चीज़ें रही नहीं है इसमें। ठीक है, देखें तो मेरे हिसाब से अब तो छुट्टियों का भूत उतर गया होगा आधों के ऊपर से, तो क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नाटक रहते थे कॉलेज आने ना आने के, और अब तो वो इतना बेचैन हो रहे हैं कॉलेज आने के लिए। आप ही नहीं, मतलब सभी बच्चे, चाहे वो स्कूल के हो कॉलेज के हो कैसे भी हो, सब मतलब ऐसे बेचैन हो रहे हैं कि कब हमारी जो है ओपन होंगी स्कूल या कॉलेज। ठीक है, तो आपके ऑनलाइन क्लासेस का भूत भी उतर गया। खूब ऑनलाइन क्लासेस ले लिया, खूब पढ़ा लिया है। ठीक है, चलो क्या है, मन की इच्छाएं सारी पूरी होनी चाहिए, है ना। और हो गई आप लोगों की। चलो, थेवेनिन थ्योरम हमने स्टार्ट कर दी थी और उसमें मैंने ये कहा था कि थेवेनिन जो है एक फिजिसिस्ट है, और उन्होंने ये कहा था, उन्होंने मतलब ऐसे क्रिटिकल सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए एक अपना तरीका बताया था। उन्होंने ये कहा था कि जो पर्टिकुलर क्रिटिकल नेटवर्क है, मुश्किल या जटिल जाल जिसको बोलते हैं, उसको हम एक ऐसे सिंपल जाल से रिप्लेस कर सकते हैं जिसमें एक ई क्यू का मतलब क्या है, यहाँ पे इक्विवेलेंट से है ना, तुल्य है। मतलब उसको एक तुल्य विद्युत वाहक बल से प्रतिस्थापित किया जा सकता है, मतलब ऐसे एक तुल्य सर्किट से स्थापित किया जा सकता है, प्रतिस्थापित, जिसमें एक तुल्य विद्युत वाहक बल जुड़ा हुआ होगा, एक तुल्य प्रतिरोध या प्रतिबाधा जुड़ी हुई होगी, और एक लोड प्रतिरोध जुड़ा हुआ होगा, है ना। और ये जो जेड ई क्यू है वो ई क्यू के श्रेणी क्रम में होगा। ये सारी बातें इसने बता दी थी। और फिर इसी लूप में मैंने किरचॉफ लॉ यूज़ करके मैंने आई एल की वैल्यू निकाली थी, और वो भी मैंने बता दिया था आपको कैसे। फिर हमने क्या करा था, इसको प्रूव करने के लिए क्रिटिकल सर्किट हमने कंसिडर किया था। इसका पूरा प्रोसेस मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। और इसमें हम मेन करंट जो है वो फाइंड आउट कर चुके थे। जो हमारा सोर्स से जो डायरेक्ट करंट आ रहा है उसको तो निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं आती। टोटल वोल्टेज अपॉन इक्विवेलेंट इम्पीडेंस होता है। ठीक है, तो टोटल वोल्टेज है आपकी ई, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए मैंने आपको बताया था सबसे अच्छा तरीका, आप करंट को फॉलो करो। करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यहाँ से मेन करंट आ रहा है तो इन दोनों रेजिस्टेंसेज में इक्वल करंट फ्लो हो रहा है। और जब जब इक्वल करंट फ्लो होगा तो जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज़ में होंगे। ठीक है, तो जब भी आपको दिखे कि किन्हीं दो रेजिस्टेंस या दो प्रतिबाधाओं या दो प्रतिरोधों में या दो से ज़्यादा में इक्वल करंट फ्लो हो रहा है, तो वो सारे के सारे कैसे होंगे, सीरीज़ में होंगे। तो यहाँ से आई एस जाएगा तो इधर भी आई एस ही जाएगा, तो ये दोनों कैसे होंगे, सीरीज़ में। बट इस जंक्शन पर आकर, ये जो आपका जंक्शन या संधि जिसको नोड जिसको जो भी बोलो, यहाँ पर आकर करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। कुछ करंट इधर जाएगा और कुछ करंट इधर जाएगा। अगर इधर लोड पे आई एल करंट चला गया तो इधर आई एस माइनस आई एल जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ से जितना भी आई एल करंट जाएगा उस इसमें भी उतना, अगर इसमें आई एल फ्लो हो रहा है तो यहाँ भी आई एल ही फ्लो होगा इन दोनों में। तो इसका मतलब ये दोनों जैसे सीरीज़ में थे ये दोनों सीरीज़ में होंगे। इन दोनों का इक्विवेलेंट इसके साथ पैरेलल में होगा, और इन तीनों का इक्विवेलेंट इन दोनों के सीरीज़ के साथ सीरीज़ में होगा। समझ में आ गई। ठीक है, तो फिर मैंने कर लिया था Z2 और ZL जो है हमारे सीरीज़ में थे। ठीक है, और वो इसके साथ Z3 के साथ कैसे हैं, पैरेलल में। Z2 ZL सीरीज़ में इसके साथ पैरेलल में, तो इनको कंसिडर करो R2 और इसको करो R1। तो दोनों पैरेलल में, तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 करेंगे, तो R1 R2 मतलब Z2 प्लस ZL, यानी कि Z3 इंटू Z2 प्लस ZL अपॉन ये। और ये दोनों तो सीरीज़ में है ही, और दोनों के इक्विवेलेंट कैसे होंगे, सीरीज़ में, है ना। हो गया था अपना यहाँ तक का। चलो, अब हमें निकालना है, हमारा मेन मोटिव है आई एल निकालना। और आई एल क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड करंट। और डिस्ट्रीब्यूटेड करंट कैसे निकलेंगे, टू फाइंड लोड करंट रेशो लेना पड़ेगा। टू फाइंड लोड करंट आई एल, है ना, क्या करना पड़ेगा हमें, रेशो ले लें किस किस का, जो दो पैरेलल में है। पैरेलल में कौन कौन है, Z2 और ZL का इक्विवेलेंट जो कि सीरीज़ में है, ये इसके साथ पैरेलल में है। मतलब Z2 प्लस ZL मिल करके इस Z3 के साथ पैरेलल में है। तो रेशो ले लो ना दोनों का। इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, IL, और इसमें कितना फ्लो हो रहा है, IS माइनस IL। तो रेशो ले लो, IL अपॉन
IS माइनस, मैंने आपको बताया था जो दो प्रतिरोध या दो इम्पिडेंस पैरेलल में होंगे उनमें जो धाराओं का अनुपात है वो उनके प्रतिरोधों के अनुपात का व्युत्क्रमानुपाती होगा। समझ में आ गई? यानी कि रेशो ऑफ करंट विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इम्पीडेंस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर इम्पीडेंस। यानी कि IS माइनस IL का जो इम्पीडेंस है वो Z3 है और इसका जो इम्पीडेंस है वो Z2 प्लस ZL है। तो उल्टा आएगा, तो IL वाले का कौन सा है? Z2 प्लस ZL, तो ऊपर क्या आएगा? Z3 आएगा। जिन दोनों का रेशो ले रहे हैं ना उनके व्युत्क्रमानुपाती होगा। और IL वाले, इसमें IS माइनस IL का क्या है? Z3 है, तो इसमें क्या आएगा? Z2 प्लस ZL। मेरे हिसाब से समझ में आ रही है आपको बात, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती का मतलब तो यही होता है। देखो IL का Z2 प्लस ZL था, देखो ठीक है, तो इसके व्युत्क्रमानुपाती तो है IL के, और ये इसके व्युत्क्रमानुपाती है। समझ में आ गई? तो IL का रेशो आ गया, IS माइनस IL का भी रेशो आ गया। टोटल करंट हमारे पास ऑलरेडी है, तो मेरे को लगता नहीं है कि IL में कोई दिक्कत आएगी। देयरफॉर IL कैसे निकालोगे? IL का रेशो डिवाइडेड बाय टोटल रेशो, टोटल मतलब Z3 प्लस Z2 प्लस ZL। अलग अलग नहीं कर रही हूँ, अदरवाइज मैं इसको Z2 प्लस Z3 प्लस ZL भी लिख सकती थी, पर आपके दिमाग में लिंक रहे कि हमने किस किस को जोड़ा है? रेशो का। राम और श्याम का मैंने एग्जाम्पल दिया था ना एक, तो इसका रेशो डिवाइडेड बाय इसका रेशो है ना, ये रेशो है दोनों का, दोनों को सम कर देंगे। और ये Z3 क्या है? IL का रेशो है। समझ में आ गई? मैथमेटिक्स, तभी तो कहते हैं फिजिक्स अगर समझनी है तो मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। मैथमेटिक्स का कौन सी थ्योरी, कौन सी फॉर्मूला, कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ काम आ जाए फिजिक्स में, कुछ नहीं पता। तो फिजिक्स उसी की अच्छी मिलेगी जिसकी मैथ अच्छी है। समझ में आ गई? तो IL आपका ये हो गया। अच्छा, अभी IL नहीं हुआ है, ये तो सिर्फ मैंने रेशो किया है। IL का रेशो डिवाइडेड बाय टोटल रेशो मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट। टोटल करंट कितना है? सोर्स करंट IS, और IS मैंने निकाल ही रखा है ऊपर, इसको आप यहाँ पे रख सकते हो। रख दूँ? तो ये मेरे पास हो गई इक्वेशन नंबर 2। पुट इक्वेशन 1 इंटू 2, तो आपके पास IL क्या आ गया? ये तो ऐसे का ऐसा रहेगा, Z3 अपॉन Z3 प्लस Z2 प्लस ZL इंटू IS कितना है? ये रहा, इसकी वैल्यू रख रही हूँ मैं यहाँ पे, E अपॉन ZS प्लस Z1, ठीक, और Z3 Z2 प्लस ZL अपॉन Z3 प्लस Z2 प्लस ZL। सही। अच्छा, अब ये जो IL है आपका, सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लो। देखो आपको दिख भी रहा होगा, बहुत सारी चीज़ें डायरेक्ट भी दिख जाती हैं, ठीक है। थोड़ा सा बस सारी कैलकुलेशन, हर चीज़ इसमें लपेटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ चीज़ें मन में किया करो। जैसे देखो एलसीएम अगर आप लोगे तो ये ऑब्वियसली Z3 प्लस Z2 प्लस ZL ऊपर जाएगा, तो ये इससे कैंसिल होगा। सही है, तो क्या मिलेगा आपको? EZ3 अपॉन, एलसीएम लोगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो क्या मिलेगा आपको? ZS प्लस Z1 साथ में Z3 प्लस Z2 प्लस ZL, राइट। और नीचे क्या बच जाएगा? ये वाला Z3 Z2 प्लस ZL। कोई दिक्कत? सिंपल मैथमेटिक्स ही चल रही है। फिजिक्स तो अपनी यहाँ पे आके एंड हो गई थी। फिजिक्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे था, जब हमने ये लिखा था ये कॉन्सेप्ट था, फिर मैथमेटिक्स चल रही है, ठीक है। तो ये आपका क्या मिल गया? लोड करंट। बस इसमें थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं, क्योंकि हमें EEQ हमें इस फॉर्म में चाहिए। ऊपर EEQ चाहिए, नीचे ZEQ चाहिए, प्लस ZL चाहिए। ZL को हमें सेपरेट करना है, ये ध्यान रखना। ये भी तो लोड करंट ही है IL, हम भी तो लोड करंट ही निकाल रहे हैं। समझ में आ गई? ठीक है, तो आपको कैसे निकालोगे इसको, देखो वो ध्यान से, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है ना आपका, वो डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके ही आएगा, ठीक है। ध्यान से देखना, बहुत सारे स्टेप्स बुक में नहीं मिलते हैं, ठीक है। जब तक खुद पेन नहीं चलाओगे तब तक नहीं मिलेगा, ठीक है। हमारे टाइम पे तो हमने ये सारी चीज़ें खुद ही पढ़ी थी, आप बिलीव नहीं करोगे इस चीज़ को। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेजेस में कोई पढ़ाता ही नहीं है, कोई पढ़ाता है तो उनकी कोई क्लास लेता नहीं है, ठीक है, क्योंकि हर कोई टीचर बैठता नहीं है। अब मैं सिर्फ एक क्लास लेती थी फिज़िक्स की, और उसमें भी मैडम सिर्फ एक ही पेपर पढ़ाती थी, बाकी पेपर तो खुद ही पढ़ते थे। अब आपके 3-3 पेपर हैं, अब एक ही टीचर थोड़ी ना तीनों पेपर पढ़ाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह तो हमने खुद पढ़ी है, खुद समझी है, खुद पेन चलाए हैं, खुद समझे हैं पूरी चीज़ें, ठीक है। तो तभी कंसेप्ट क्लियर होता है माइंड में। थोड़ी बहुत खींच होती है स्टार्टिंग में जब कोई समझाने वाला नहीं होता, लेकिन जब कोई समझाने वाला नहीं होता है, सारे रास्ते बंद होते हैं, तो इंसान फिर खुद पढ़ता है। और सबसे ज़्यादा बेस्ट स्टडी मानी जाती है सेल्फ स्टडी। टाइम भले ही ज़्यादा लगे, लेकिन कंसेप्ट माइंड में इतने क्लियर हो जाते हैं सेल्फ स्टडी से, और वो आप कभी नहीं भूलते, कभी नहीं भूलोगे। अगर थोड़ा बहुत माइंड से निकल भी गया ना तो देखते ही याद आ जाएगा,
ठीक है, इतनी पावर होती है सेल्फ स्टडी की। तो आप कुछ भी पढ़ो, सेल्फ जितना 100% दोगे ना खुद का, आपको वो चीज़ें बेस्ट तरीके से दिमाग में छप जाएंगी। ये सारी चीज़ें हमने खुद पढ़ी हैं, हमारे टीचर नहीं था कोई। एक तो जीडी कॉलेज में पढ़ी थी तो वहाँ पे टीचर पूरे नहीं थे, फिजिक्स के 3 पेपर है, 3 टीचर नहीं थे, 2 ही थे, जिसमें से एक ही टीचर लेती थी सारी क्लासेस, दूसरे टीचर लेते थे पर उनकी कोई लेता नहीं था क्लास। ठीक है, तो ये चीज़ें सेल्फ स्टडी से आती हैं। ठीक है, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे तो ZS Z3 ZS Z2 है ना, मतलब इसको मैं तीनों से कर रही हूँ और इसको भी फिर तीनों से करूँगी। ठीक है, और ZS ZL मिल गया। इधर भी कर दो, बाकी को मल्टीप्लाई Z1 Z3 Z1 Z2 और Z1 ZL। इधर भी कर दो, इसको भी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, Z3 Z2 प्लस Z3 ZL। ठीक है, अब देखो IL इज इक्वल्स टू EZ3 अपॉन, अब देखो आपको ना ऐसे ऐसे पेयर बनाने हैं जिन पेयर्स में से इक्वल चीज़ कॉमन आ रही हो, जैसे आप गुणनखंड करते हो ना मैथमेटिक्स में। ठीक है, वही वाली चीज़ है, आपको पेयरिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अब मैं देखो मैं तरीका बताती हूँ। आप ना वो पेयर सेलेक्ट करो जिनमें Z2 प्लस ZL कॉमन आ रहा है। देखो एक तो ये आ रहा है ना, इसमें से आप कॉमन ले लो ZS, तो अंदर क्या कॉमन, अंदर क्या बचेगा Z2 प्लस ZL। ठीक है, ऐसे आपको सारे पेयर सेलेक्ट करने हैं जिनमें अंदर Z2 प्लस ZL बच रहा हो। तो ये दो मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब और ढूंढो जिसमें Z2 प्लस ZL, देखो एक ही आ रहा। ठीक है, ठीक है, तो ले लो इसमें से Z1 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा Z2 प्लस ZL। ये भी हो गए दोनों, निशान लगा लो ताकि भूलो नहीं। और इधर देखो Z3, इन दोनों में से भी Z2 प्लस ZL कॉमन आ रहा है, कोई बहुत बड़ा एक्सप्रेशन नहीं है तो इसमें आपको खुद भी दिख रहा होगा Z3 Z2 प्लस ZL। ठीक है, इनमें से हो गया। अब बच कौन कौन से गए, ये दो बच गए, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, Z3 कॉमन आ रहा है ना भाई, Z3 आ रहा है ना, हाँ Z3 और ZS प्लस Z1, सही है, Z3 कॉमन आ गया, ZS प्लस। अब देखो अब आप जब मैथमेटिक्स में गुणनखंड करते हो है ना, तो यहाँ पे आपके Z2 प्लस ZL Z2 प्लस, इन तीनों की जगह पर तो एक ही Z2 प्लस ZL लिख दूंगी, मल्टीप्लाई करके ZS प्लस Z1 प्लस Z3 लिख दूंगी, और एक चीज़ ये बच जाएगी। सही है, ये ZS प्लस Z1 है ये। ठीक है, हाँ ठीक है, चलें आगे, चलो कहाँ थे हम, ये इस स्टेप को ले रही हूँ मैं, इस इक्वेशन को मैं वापस से लिख देती हूँ, फिर अपन कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, यही आ रहा था हमारे पास, यही इक्वेशन थी, इसी को कंटिन्यू करना है। ठीक है, ध्यान से देखें बस, अब इसको साथ में लिख दो, EZ3 अपॉन Z2 प्लस ZL एक बार लिखेंगे, और बाकी इनको साथ में ले लो, ZS प्लस Z1 प्लस Z3 वो साथ में आ जाएंगे। ठीक है, और ये टर्म बच जाएगी Z3 ZS प्लस Z1, ये बच रहा था ना, हाँ ठीक है। चलो IL इज इक्वल्स टू, अब तो बस अपना काम हो गया, अब तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब इसमें से ना कॉमन ले लो, नीचे वाली जो टर्म है ना EZ3 अपॉन, इसमें से कॉमन ले लो ZS प्लस Z1 ZS प्लस Z1 प्लस Z3, ऐसे लिख दो सिमेट्री के लिए, बाकी ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, जैसा है वैसा लिख दो। Z2 प्लस ZL प्लस Z3 ZS प्लस Z1, और नीचे क्या आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी जो हमने कॉमन लिया है, ZS प्लस Z1 प्लस Z3, है कि नहीं, अरे भाई है कि नहीं, बिल्कुल है, सही है। अब एक काम आप ये करो कि ये जो चीज़ है मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि नहीं, ऊपर ले जाकर EZ3 अपॉन ZS प्लस Z1 प्लस Z3 ऐसे लिख दूंगी तो कोई दिक्कत थोड़ी आएगी, आपको नहीं आनी चाहिए भाई, ये चीज़ मैं ऊपर ले जा करके लिख दिया मैंने, है ना। अब आपको क्या करना है, मैंने कहा था ना ZL को अलग करना है, ये वाली चीज़ तो बन गई EEQ। अगर आप इसको कंपेयर करो ना उस इक्वेशन से जो मैंने सर्किट के पास लिखी थी, कौन सी वाली, ये वाली, ये वाली IL इज इक्वल टू EEQ अपॉन, देखो EEQ तो निकल गया, अब ZEQ निकलेगा, ZL को सेपरेट करना है आपको। ठीक है, अब देखो इसमें से ZL अलग कर दो तो बाकी बचा Z2 प्लस Z3 ZS प्लस Z1, और नीचे कितना आ गया ZS प्लस Z1 प्लस Z3, है ना, और प्लस ZL, ऐसे लिख सकते हो, क्या दिक्कत आ रही है, प्लस में है वो। तो ये तो क्या बन गया, ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर कितनी आ गई, ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 डाली थी मैंने लास्ट, तो इसको डालेंगे 3, और ये जो इक्वेशन डाली है ना मैंने यहाँ पे, इसको आप कैपिटल A डाल दो। तो इस इक्वेशन को कंपेयर करो इस इक्वेशन 3 से। ठीक है, तो कंपेयरिंग
इक्वेशन थर्ड विद कैपिटल ए। तो ई क्यू कितना मिल गया, ई क्यू EZ3 अपॉन ZS प्लस Z1 प्लस Z3 है ना, और ZEQ कितना मिल गया, Z2 प्लस Z3 ZS प्लस Z1 अपॉन ZS प्लस Z1 प्लस Z3। ठीक है, थ्योरम कंप्लीट नहीं हुई है अभी। ठीक है, हमने ये ज़रूर निकाल लिया कि यहाँ से, यानी कि जब मैंने पहले मेथड से किया ना, ये वाला जो मेरा मेथड चल रहा है, इस मेथड से किया तो मेरे को EEQ और ZEQ मिल गया। लेकिन स्टेटमेंट में क्या कहा है, ये कहा है कि EEQ ओपन सर्किट वोल्टेज है, यानी कि टर्मिनल्स को ओपन करेंगे तो उसके बराबर आनी चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगी, सर्किट को ओपन करूँगी और फिर मैं EEQ निकालूंगी, तो वो EEQ की वैल्यू इस इक्वेशन के बराबर आएगी। समझ में आ गई। फिर मैं इन टर्मिनल्स को क्या कर दूंगी, लोड को हटा करके इन टर्मिनल्स को जोड़ दूंगी आपस में एक वायर से, यानी कि शॉर्ट सर्किट कर दूंगी। तो जो ZEQ आएगा ना, वो इस ZEQ के बराबर होना चाहिए। समझ में आ गई। तो हाफ हुई है, हाफ अभी बच रही है ये थ्योरम। ठीक है, जिसको अपन करेंगे आमने सामने। अब तो मंडे को ही मिलना होगा। ठीक है, तो फिर अपन इसको कंप्लीट करके एंड टू एंड इसके क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।